Good morning, everyone. I am Divakar Patil, and in previous lecture we have studied how microbial spoilage, what is microbial spoilage, how it affects different type of APIs and excipient used in pharmaceutical product formulation, how they affect. Okay, now in today's lecture we gonna study about types of microbial spoilage in pharmaceutical products. Okay, the first is microbial contamination attacks the ingredient of medical and medicine and create substrate. Okay, means what happens? Uh, the microorganism which gonna contaminate the pharmaceutical product or ingredients of the specific formulation. Okay, they create a substrate. Okay, okay, that substrates they create or formulate that helps them in biosynthesis. Okay, synthesis of themselves or making their colonies or making their availability in large amount. Okay, and then produce the energy required for them to replicate. मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस भी किसी भी फॉर्मुलेशन को अगर इफेक्ट करेंगे या फिर कंटामिनेट करेंगे तो वहाँ पे सबस्ट्रेट क्रिएट करेंगे. ओके, ओके, तो ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, ये उनके बायोसिंथेसिस के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए इसेंशियल होते हैं. ओके, तो ये एनर्जी कहाँ लगती है? ये एनर्जी एनर्जी जब वो रिप्लिकेट करते हैं अपने आप को. ओके, जो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, उनके नंबर में बढ़ोतरी होती है. उस चीज़ के लिए फिर ये जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है. ओके, देन सेकंड इज ये जो ये जो ये जो स्पॉइलेज होता है या फिर ये जो कंटामिनेशन होता है, इसका प्राइमरी इंडिकेशन क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहेगा कोई भी. ओके, टैबलेट रहेगी, कैप्सूल रहेगा, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है. ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आप सबको पता है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट. ओके, शेप, स्मेल, ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है. तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है. ओके, जैसे फिर अगर कोई फॉर्मूलेशन हो. ओके, फॉर्मूलेशन हो उसके ऊपर अगर कंटामिनेशन हुआ, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो डिग्रेड होने लगेगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा. अगर स्वीट रहेगा, स्वीट होगा फॉर्मूलेशन, कोई सिरप होगा जिसके ऊपर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ, उसका प्रीवियस टेस्ट स्वीट था लेकिन आफ्टर कंटामिनेशन फिर वो बिटर हो जाएगा. यानी इस तरीके से वो चेंज कर देगा. अगर कोई टैबलेट होगी जिसके ऊपर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा, तो क्या होगा, वो अगर कॉन्वेक्स शेप की होगी, राउंड शेप की होगी, प्रीवियसली पहले उसका ओरिजिनल फॉर्म अगर कॉन्वेक्स या फिर राउंड हुआ, तो क्या होगा कि आफ्टर कंटामिनेशन, आफ्टर माइक्रोबियल अटैक वो डिग्रेडेड हो जाएगी, उसकी छोटी छोटी पार्टिकल्स बन जाएंगे. यानी इस तरीके से ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को शो करती है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ है या नहीं. The next is discoloration to the product by microbial pigments. माइक्रोबियल पिगमेंट्स यानी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कलर चेंज करते हैं या फिर कलर शो करते हैं. ओके, तो ये जो माइक्रोबियल पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट रहेगा उसका डिस्कलरेशन कर देते हैं. सपोज कोई रेड कलर की टैबलेट होगी तो उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, वाइट कलर की होगी तो उसका होगा. ओके, कोई भी कलर की अगर टैबलेट रहेगी, इन यानी डिस्कलरेशन इन द सेंस कि जो भी टैबलेट रहेगी, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. ओके, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट रहेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज डीपॉलीमराइजेशन. ओके, लो लॉस ऑफ विस्कोसिटी ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन ऑफ थिकनिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट लाइक केशिया. ओके, CMC रिजल्टिंग सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इंग्रेडिएंट्स. ओके, तो क्या होगा कि
जो विस्कोसिटी इंक्रीज करने वाले एजेंट्स होंगे अकेशिया सीएमसी जैसे, ओके, सस्पेंडिंग, जो सस्पेंशन में होंगे, मोस्टली सस्पेंशन में यूज करते हैं इनको। तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, पॉलीमर्स होते हैं ये, ओके। डीपॉलीमराइजेशन मतलब क्या, कि जो पॉलीमर्स है उनको ब्रेक कर देना, जिन मोनोमर्स से वो बने, मोनोमर्स की एक चेन से, ओके। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि पॉलीमर क्या होता है, तो वो जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ब्रेक कर देना, जो जिन जिन मोनोमर्स की चेन से वो पॉलीमर बने हैं उनको फिर से मोनोमर्स में डिवाइड कर देना, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना, दिस इज डीपॉलीमराइजेशन, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है अकेशिया सीएमसी जैसे, तो क्या होगा, ये पॉलीमर्स है, अगर इनके ऊपर माइक्रोबियल अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉलीमर की चेन है, सपोज अकेशिया एक पॉलीमर है ना, तो उसकी जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। अभी अकेशिया अगर विस्कोसिटी इम्पार्ट करता है फॉर्मुलेशन में, ये विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर वो अकेशिया ब्रेक हो गया, डिपॉलीमराइज हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी दिखाने की जो प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इम्पार्ट करने की जो प्रॉपर्टी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से ये माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो क्या करेंगे, विस्कोसिटी कम कर देंगे, या फिर लॉस ऑफ विस्कोसिटी जो बोलते हैं वो आ जाएगा। The next is microbial polymerization of sugar surfactant molecule can produce the slimy viscous masses in syrups, shampoos and creams. तो माइक्रोबियल डिपॉलीमराइजेशन जो होगा शुगर्स और सरफेक्टेंट का, वो क्या करेगा, एक स्लाइम जैसा मास तैयार कर देगा, विस्कस मास तैयार कर देगा, किन चीज़ों में, सिरप्स में, शैम्पूज में और क्रीम्स में, ओके। तो अगर सपोज सिरप कैसा है, कि सिरप की प्रॉपर्टी कैसी पता होता है अपने को, सिरप एक लिक्विड जैसा सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें डिपॉलीमराइजेशन हो गया, माइक्रोबियल डिपॉलीमराइजेशन, तो एक विस्कस फॉर्म हो जाएगा तैयार उसका। ट्राई करके देखो, अगर घर पे कोई सिरप की बॉटल होगी तो बहुत दिनों बाद या फिर 2-3 महीनों बाद अगर निकालोगे तुम उससे बाहर, या फिर उसको देखोगे, अगर वहाँ पे कंटामिनेशन हुआ रहेगा माइक्रोब्स का, तो वो सिरप जो है वो ऐसे विस्कस फ्लूइड हो जाएगा, सिरप, ओके। देन फंगल ग्रोथ इन क्रीम्स प्रोवाइड्स ग्रीटी टेक्सचर। ग्रीटी मतलब क्या, ग्रैनुलर, ओके। अगर किसी क्रीम में फंगल ग्रोथ हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, तो वो जो क्रीम है ना वो ऐसे ग्रैनुलर हो जाएगी, ग्रैनुल्स जैसे, ओके, उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, खराब हो जाएगा वो। Then next is acidic or basic microbial metabolites change the pH of the drug. Also enhances the microbial growth which was inhibited by the initial pH. सो फर्स्ट आप लेंगे अपन इसका, तो एसिडिक और बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइट्स जो होते, ओके, एसिडिक और बेसिक माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, वो क्या करते हैं कि जो ड्रग है उसका पीएच चेंज कर देते, ओके, उसका पीएच चेंज कर देते। और क्या करते हैं कि अल्सो ये क्या करते हैं, कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बढ़ा देंगे, ओके। किसकी, कैसे बढ़ाएंगे, कि जो सपोज इनिशियल पीएच जो था, सपोज अगर अगर एसिडिक पीएच होगा किसी फॉर्मुलेशन का, तो ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स क्या कर देंगे, कि उसका पीएच कम कर देंगे, जिससे सपोज बेसिक बैक्टीरिया बढ़ जाए, बेसिक पीएच में जो रहने वाले बैक्टीरियाज है, जो कॉम्पिटिबल है बेसिक पीएच के साथ में, वो बैक्टीरियाज बढ़ जाए, ओके। यानी पीएच चेंज करने के बाद क्या होगा, स्पेसिफिक जो बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ चालू हो जाएगी, ओके। इसीलिए फिर ये पीएच चेंज करते हैं, एसिडिक और बेसिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये क्या करते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज gaseous metabolites may be seen as a trapped bubble within the viscous formulation, ओके। जो गैसियस मेटाबोलाइट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सो सो वो क्या कर देंगे, वो क्या होंगे, वो जो फॉर्मूलेशन रहेंगे स्पेसिफिक, उसके, वो जो फॉर्मूलेशन रहेंगे उसमें ट्रैप हो जाएंगे, ओके, उसके अंदर पैक हो जाएंगे। अगर बाय टाइम वो क्या करेंगे, फिर इस बबल में से बाहर आके फिर वो कंटामिनेशन भी कॉज कर सकते हैं, ओके। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, गैसेस मेटाबोलाइट्स, ओके।
The next is when oil in water emulsion is attacked by microorganism, then metabolites of the surfactant will reduce the stability, accelerate the creaming of the oil globules. This may also lead to permanent separation of two phases or emulsified preparation. अभी क्या होगा, emulsions होते हैं वो तैयार होते हैं ऑयल एंड वाटर फेज से। ओके, दो फेजेस होती है वो यूज होती है। ओके, अगर वहां पे कंटामिनेशन हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों फेजेस ये परमानेंटली सेपरेट हो जाएगी, ये मिक्स ही नहीं होगी। ओके, ये सेपरेट हो जाएगी और क्या हो जाएगा वहाँ पे, फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन यानी ग्लोब्यूल्स का फॉर्मुलेशन होगा। ग्लोब्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे ऑयल ग्लोब्यूल्स देखे होगे तुम लोगों ने, पता होगा ऑयल अगर पानी में डाला तो कैसे दिखता है, सेपरेटेड दिखता है, तो वैसे ही फिर वो इमल्शन जो है इसका फॉर्म हो जाएगा। पहले जो एक दोनों फेज मिक्स थी, वो फेज क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ऊपर ऑयल फेज दिखेगी, नीचे वाटर फेज दिखेगी, यानी इस तरीके से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, इस अ, ये जो ये जो इमल्शन है उस पे अटैक करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग microbial spoilage of pharmaceutical product। Factors affecting the spoilage of pharmaceutical products. And first in this is actually the physical and chemical status of pharmaceutical product is having a great influence on the extent of the microbial spoilage of that product। मतलब ये फिजिकल और केमिकल स्टेटस जो होता है, फिजिकल केमिकल स्टेट जो होती है इस कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, वो क्या करती है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ओके, बहुत बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन स्पॉइलेज जो होगा प्रोडक्ट का उस पे, क्योंकि अगर कोई फॉर्मुलेशन रहेगा जो स्वीट रहेगा, ओके स्वीट रहेगा, तो ये क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट होगी ना, ये क्या होगी, उस फॉर्मुलेशन की फिजिकल स्टेट हो गई जो अफेक्ट कर सकती है। अब अगर स्वीट कोई चीज रहेगी तो उस पर माइक्रोबियल अटैक बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो केमिकल और फिजिकल नेचर जो होगा किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, तो वो अफेक्ट करेगा, यानी उसका अफेक्ट होता है बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल सॉरी माइक्रोबियल स्पॉइलेज पे। Okay, the next is certain types of specific conditions which within the products which may favor its degradation by the particular group of microorganisms। अभी कोई कोई ग्रुप्स कैसे होते हैं जिसमें क्या, कोई कोई फॉर्मुलेशंस कैसे होते हैं जिसका जो स्पेसिफिक कंडीशंस होता है, जिसका स्पेसिफिक कंडीशन होता है वहाँ क्या होता है कि वो क्या करता है कि हर हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को वो अवेबिलिटी नहीं देगा कंटामिनेशन करने की या फिर स्पॉइलेज करने की। लेकिन क्या होगा, कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा रहेगा, ओके, जो उस पर एक्ट कर सकता है। ओके, उस पर एक्ट कर सकता है, यानी अगर ऐसा कोई फॉर्मुलेशन है, मॉडिफाइड है, फुली मॉडिफाइड है, और वो हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन क्या होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा रहेगा जिसके लिए वो रेजिस्टेंट ना रहे, उसके लिए वो रेजिस्टेंट ना रहे। ओके, तो ये जो कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन रहेगी फॉर्मुलेशन की, वो अफेक्ट करेगी किसी उसके डिग्रेडेशन पे। ओके, यानी उसका डिग्रेडेशन होने पे इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशंस है वो अफेक्ट करती है। ओके, फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अभी ये जो हम आगे देखेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जो क्या करेंगे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का उस पे अफेक्ट करते हैं, या फिर ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है साइज ऑफ इनोकुलम। If a very low level of contaminants are present in the pharma products, and again if they are not able to replicate in the product, then it might not cause the appreciable spoilage। मतलब अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट में माइक्रोबियल स्पॉइलेज अगर कम रहा या फिर प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स कम रहा,
ओके, तो वो कंटामिनेशन कॉज नहीं कर सकते ज़्यादा। ओके, ओके, मतलब यानी इफ लो लेवल ऑफ contaminants आर प्रेजेंट इन द फार्मा प्रोडक्ट, अगेन दे आर नॉट एबल टू रिप्लिकेट, मतलब जो अगर उसका जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेजेंस कम रहा, या फिर उसकी जो कॉलोनीज है, ओके, उसके जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर कम रहे किसी फॉर्मुलेशन में, वो कंटामिनेशन भी ज़्यादा कॉज नहीं कर सकते और रिप्लिकेट भी नहीं हो सकते ज़्यादा। ओके, ओके, अगर कंटा उसकी कॉलोनीज भी कम है और वो रिप्लिकेट भी नहीं हो सकता, तो वो जितना यानी जो स्पॉइलेज है वो कम कॉज करेगा, रादर देन अगर उसकी कॉलोनीज बड़ी है, यानी ज़्यादा अमाउंट में कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो उसका जो अफेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे वो भी ज़्यादा रहेगा। Okay, thus basically the size of inoculum in the product is directly proportional to the spoilage of the product. मतलब जो साइज होगा इनोकुलम का, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पॉइलेज ऑफ द प्रोडक्ट पे, यानी जितना ज़्यादा इनोकुलम का वो जो सिस्टम है उसका साइज होगा, ओके, इनोकुलम मतलब क्या, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे, तो वो जो इनोकुलम है उसका जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, जितना लार्ज साइज होगा, वही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पॉइलेज से, यानी जितना ज़्यादा इनोकुलम उतना ज़्यादा माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ओके, दैट इज इफ द स्मॉलर विल बी द साइज, देन लोअर विल बी द चांसेस। ओके, स्मॉलर विल बी द साइज, देन लोअर विल बी द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज। मतलब अगर इनोकुलम का साइज कम होगा तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी कम होगा, इनोकुलम का साइज ज़्यादा होगा तो कंटामिनेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, inoculum size alone is not always a reliable indicator of spoilage potential। मतलब हर बार अगर इनोकुलम में कोई गड़बड़ हो रही है या फिर इनोकुलम में माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो रहा है, तो इनोकुलम माइक्रोबियल स्पॉइलेज का एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है, या फिर ये अकेले ही शो कर देगा कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या फिर जो शो करते हैं कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज हुआ या फिर सिर्फ इनोकुलम में स्पॉइलेज हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा सिस्टम स्पॉइल हो गया है। ओके, यानी ये अकेला इंडिकेटर नहीं इस चीज का, बाकी के भी इंडिकेटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट for example, a very low level of aggressive pseudomonas in a solution may suggest a greater risk than the tablets containing fairly high number of fungal and bacterial spores। अभी मतलब अभी ये एग्जांपल दिया सुडोमोनास का। ओके, एग्रेसिव सुडोमोनास मतलब कोई गुस्से वाले ऐसा नहीं है। एग्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बहुत हाईली एक्टिव होते। ओके, यानी इनका नंबर अगर कम भी रहा फॉर्मुलेशन में तो ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं। ओके, इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं। ओके, रादर देन अगर किसी फॉर्मुलेशन में सूडोमोनास डाल दिए, ओके, सूडोमोनास डाल दिए और बैक्टीरियल स्पोर्स या फिर फंगल स्पोर्स ये दोनों डाल दिए, ओके, और सूडोमोनास का नंबर कम रखा और बैक्टीरियल स्पोर्स और जो फंगल स्पोर्स है इनका नंबर ज़्यादा रखा, फिर भी जो सूडोमोनास रहेंगे कम नंबर के, वो बैक्टीरियल पोर्स से ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएंगे, ज़्यादा स्पॉइलेज दिखाएंगे। Okay, then next is second point, nutritional factors. Many common spoilage microorganisms are having simple nutritional requirement and metabolic adaptability, which enables them to utilize many of the components of the pharmaceutical product as a substrate for the biosynthesis and growth। अभी क्या होता है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है किस चीज़ को लेके, कि उनके बायोसिंथेसिस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें लगती है वो बहुत लिमिटेड होती है या फिर जो एकदम रेगुलर होती है।
किसी को विटामिन लग जाएंगे, मिनरल्स लग जाएंगे, कुछ जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है वो लग जाएंगे। तो जनरली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये जो एक्सिपेंट्स वगैरह यूज जो होते हैं, शुगर हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपेंट्स होते हैं, ये हो गया। तो इससे वो क्या करते हैं कि जो बायोसिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्रिएट करने पड़ेंगे उनको, वो बनाने के लिए, फिर वो बायोसिंथेसिस के लिए और ग्रोथ करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो यहीं से ले लेंगे। ये जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होंगे यहीं से न्यूट्रिएंट्स उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की। देन next is thus most of the organic and inorganic ingredient of the pharmaceutical product act as a source of carbon and nitrogen for the microbial growth। अभी जो मैंने बोला, शुगर में कार्बन होता है, नाइट्रोजन भी होता है, अमीनो एसिड्स वगैरह जो यूज होते हैं। ओके, अमीनो एसिड्स जो यूज होते हैं फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के लिए, उनमें नाइट्रोजन होता है। ओके, यानी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, इंग्रेडिएंट जो होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, उसमें उसमें से कार्बन और नाइट्रोजन कैच करके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। यानी अगर किसी चीज़ में या फिर किसी फॉर्मुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो या फिर कंटामिनेशन हो, तो उनको स्पेसिफिक दूसरा न्यूट्रिशन नहीं लगता, उनको स्पेसिफिक दूसरा न्यूट्रिशन नहीं लगता कि हाँ इनको अलग से कोई न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, उसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में से या फिर जिस प्रोडक्ट को कंटामिनेट करते हैं उसी में से न्यूट्रिशन उठा लेते हैं। ओके, the use of crude vegetables or animal products in the formulation provide the additionally nutritious environment for the growth of microorganism। अभी जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज होते हैं, ओके, कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं वेजिटेबल प्रोडक्ट, अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखेंगे, ओके, उसमें मोस्टली वेजिटेबल्स या फिर जो बोलते हैं ना प्लांट बेस्ड मिनरल्स या फिर प्लांट बेस्ड जो फ्रूट ड्रग होते हैं वो यूज होते हैं। ओके, जिलेटिन वगैरह जो जिलेटिन वगैरह जो बनता है कैप्सूल बनाने के लिए जिलेटिन यूज करते हैं। कैप्सूल बनाने के लिए जो जिलेटिन यूज होता है, तो वो एनिमल प्रोडक्ट से बनता है। तो ये सब जो चीज़ें जब इस ऐसी सिस्टम में सपोज कैप्सूल में अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, तो वो एक एडिशनल न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ग्रोथ करने के लिए। तो वहाँ पे रिस्क और बढ़ता है। यानी जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, वेजिटेबल क्रूड ड्रग्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, ऐसे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ओके, और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है उनको। Okay. Even demineralized water prepared by the good ion exchange method normally contains sufficient nutrient to allow significant growth of many water-borne gram-negative bacteria such as Pseudomonas species. Okay. Now, जो सपोज तुमको पता होगा डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं या फिर वाटर को मिनरलाइज करते हैं, अभी मार्केट में मिलते हैं ऐसे प्रोडक्ट, या फिर जो वाटर होता है, ओके, उस पे लिखा होता है, कोई बॉटल्स होती है वाटर की, डीमिनरलाइज वाटर। ओके, मतलब डीमिनरलाइज मतलब क्या, इसमें से मिनरल्स को निकाल दिया गया, कम कर दिया गया। ओके, सो इसी जगह पे क्या होता है, इसी जगह पे क्या होता है कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होंगे या फिर वाटर बॉन्ड बैक्टीरियाज जो होंगे वो ज्यादा बढ़ेंगे। वो ज़्यादा बढ़ेंगे और सिस्टम को कंटामिनेट करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि डिमिनरलाइज वाटर है तो या फिर बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं या फिर बैक्टीरिया कम होंगे। यानी ऐसे सिस्टम में भी बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। ओके, इसका अच्छा एग्जांपल दिया है सूडोमोनास स्पेसिस। ओके, सूडोमोनास क्या होता है, डिमिनरलाइज वाटर में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। ओके, वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉइस्चर कंटेंट। अभी हम सबको पता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस रिलेशन ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज फाउंड टू बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द वाटर कंटेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। मतलब
जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतना ज्यादा माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ओके, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतना ज्यादा माइक्रोबियल स्पॉइलेज। यानी अब किसी सिस्टम में अगर वाटर ज्यादा होगा, ओके, वाटर ज्यादा होगा तो वहां पे चांसेस भी होंगे कि वहां पे कंटामिनेशन भी ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ज्यादा करते हैं। ओके, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ज्यादा करते हैं। ओके, next is, however, if larger will be the water content of the formulation, then larger will be the chances of spoilage in pharmaceutical product। अभी जो बोला मैंने वो, यानी जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही ज्यादा माइक्रोबियल स्पॉइलेज होगा। Hence, it becomes the necessary to keep the water activity low as much as possible in order to protect the formulation from microbial attack। अभी इसमें वाटर एक्टिविटी जो चीज दी है, ये वाटर एक्टिविटी जो चीज दी है, वाटर एक्टिविटी मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर एक्टिविटीज जो है वो 0 to 1 इसके रेंज में होती है। ओके, फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग वाटर एक्टिविटी एडजस्ट करनी पड़ती है। इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं हम कि वाटर एक्टिविटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है सिस्टम में। ओके, तो ये जो वाटर एक्टिविटी होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होता है, ओके ओके, इसको लो करके भी हम माइक्रोबियल अटैक जो है फॉर्मुलेशन का वो कम कर सकते हैं या फिर उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपोज में। ओके, नेक्स्ट इज वाटर एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन बी केप्ट लो बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर की जो वाटर एक्टिविटी, नॉर्मल वाटर का जो प्रेजेंस है वो हम जो वाटर एक्टिविटी वो कम कर सकते हैं। कैसे? कैसे? अगर उसमें सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में या फिर उस जो वो जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है, जो वाटर यूज हो रहा है, उसमें सोल्यूट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे। अगर मेरे पास एक बोतल में या फिर एक ग्लास में वाटर है, ओके, वाटर प्रेजेंट है, वहां पे माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, तो मैं और दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ उसके साथ में, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ? उसपे मैं कोई भी चीज मिला दूंगा, NaCl मिला दूंगा, शुगर मिला दूंगा, पॉलीथीन ग्लाइकॉल मिला दूंगा। यानी इससे क्या होगा कि वाटर जो प्योर वाटर है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके, यानी यही वाटर एक्टिविटी को कम करके हम सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं। फॉर्मुलेशन को, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होगा उसको हम बचा सकते हैं माइक्रोबियल अटैक से। इवन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो अडोप्टेड फॉर द प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल स्पॉइलेज इनिशिएटेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट। मतलब ये जो वाटर एक्टिविटी वो और कैसे कम हो सकती है? तो वो कम हो सकती है ड्राइंग से। अगर ड्राइंग करके मॉइस्चर कंटेंट कम कर दिया उसका, या फिर प्रोटेक्शन के लिए वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ड्राइंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर किसी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और यहाँ वहाँ पे माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो गया, इन केस हो गया, तो वहाँ पे हम ड्राइंग करके थोड़ी सी हीट देके उस सिस्टम को, उन माइक्रोब्स की किलिंग कर सकते हैं और उस फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज टेम्परेचर। 3 पॉइंट देखे अभी तक हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट इज 4th पॉइंट, स्टोरेज टेम्परेचर। The frequent fluctuation in the temperature of the storage condition is having very drastic effect on the spoilage। मतलब मतलब जो स्टोरेज टेम्परेचर होगा, अभी देखो डायरेक्शंस लिखी होती है सिरप की बोतल पे, टैबलेट्स पे। ओके, स्टोर इट एट रूम टेम्परेचर,
स्टोर इन कोल्ड प्लेस, ड्राई प्लेस, या फिर स्टोर इन द डार्क प्लेस, ऐसे ऐसे डायरेक्शंस होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट। स्टोर अंडर द 10 डिग्री सेल्सियस से। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, ये क्यों होती है कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है सिस्टम का या फिर जो भी प्रोडक्ट होगा उसका, वो मेंटेन करने के लिए, अगर वो उस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ, उस टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो वहाँ पे माइक्रोवेल ग्रोथ होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो स्टेबल टेम्परेचर होता है, ओके, ये जो स्टेबल टेम्परेचर जो प्रोवाइड होता है फॉर्मुलेशन को या फिर प्रोडक्ट को, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो। Okay, storage of the product within specific and narrow range of temperature will not encourage the growth of spoilage. मतलब जो प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी बन रहा है या फिर जिसको स्टोर करना है, उसका अगर टेम्परेचर कम रखा या फिर स्पेसिफिक रखा, जितना उसके स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड है उतना अगर रखा, तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज। मतलब सपोज अगर मेरे पास कोई सिरप की बोतल है जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ है, ओके, और डायरेक्शन उस पर लिखी है कि स्टोर इट एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉट मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ के लिए या फिर 2 2 3 3 दिन में मैंने फ्रीज में रखा, 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे मेंटेन किया उसका टेम्परेचर, फिर रूम टेम्परेचर पे रख दिया। ऐसे अगर फ्लक्चुएशन हुआ उस चीज पे, ओके, उसके टेम्परेचर पे, तो वो क्या करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ भी इंक्रीज कर देगा, यानी चांसेस जो है माइक्रोबियल ग्रोथ के, वो इंक्रीज कर देगा। सो अगर उस फॉर्मुलेशन को मैंने अगर स्पेसिफिक जो डायरेक्शन दी है, सपोज उस पर अगर डायरेक्शन दी होगी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे रखना है इसको 6 मंथ के लिए, यानी जब तक इस पे इसकी एक्सपायरी होती है, आती नहीं है, या फिर जब तक ये यूज नहीं होता, अगर मैंने तब तक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंडर मेंटेन रखा इसको, तो क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, उसमें जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो भी डिक्रीज रहेगा, या फिर वो इन रेंज रहेगा, या फिर होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, syrup and multi dose eye drops are recommended to store in a cool place because this reduces the risk of in use contamination before expiry। अभी सिरप्स और आई ड्रॉप्स जो होते हैं, ओके, उन पे डायरेक्शन लिखी होती है कि स्टोर इन कोल्ड प्लेस, ड्राई प्लेस, ये डायरेक्शन लिखी होती है उस पे। ओके, तो ये क्यों लिखा होता है या फिर ये डायरेक्शन क्यों होती है कि ये जो कंटामिनेशन होने की चांसेस है वो कम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोगों ने वो फॉर्मुलेशन रखा, तो उसका जो इन यूज कंटामिनेशन है, यूज के दौरान जो उसके कंजम्पशन के दौरान जो कंटामिनेशन हो सकता है, ओके, वो हम कम कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी डेट। ओके, समझा इतना। द नेक्स्ट पॉइंट, पीएच, एक्सट्रीम्स ऑफ द पीएच प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल अटैक। मतलब अगर एक्सट्रीम्स यानी एक स्पेसिफिक लिमिट तक या फिर सब यानी एक्सट्रीम लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक, या फिर अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया किसी सिस्टम का, या फिर पीएच जो है उसके एक्सट्रीम लेवल तक गया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड कर सकता है, उसका जो अटैक है उससे प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर सकता है। अराउंड न्यूट्रलिटी, मतलब नियर द न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रलिटी बैक्टीरियल स्पॉइलेज इज मोर लाइकली। मतलब अगर कोई फॉर्मुलेशन का पीएच न्यूट्रल है या फिर न्यूट्रल हो रहा है या फिर न्यूट्रल था, तो वहाँ पे माइक्रोबियल स्पॉइलेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, माइक्रोबियल स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विथ रिपोर्ट ऑफ सुडोमोनास एंड रिलेटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द एंटासिड मिक्सचर्स, फ्लेवर्ड माउथ वॉशेज एंड इन डिस्टिल्ड और डिमिनरलाइज वाटर। मतलब जो ऐसी सिस्टम जिनकी पीएच पीएच नियर बाय 7 होती है या फिर न्यूट्रल होती है, तो उनमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के।
तो इसका एग्जांपल दिया है, अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं ऐसे, सुडोमोनास ग्रो कर सकते हैं एंटासिड के मिक्सचर में। ओके, एंटासिड क्या होता है, उसका पीएच कम ही होता है ना। ओके, एंटासिड क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ओके, एसिडिटी को डिक्रीज कैसे करता है, न्यूट्रल फॉर्मुलेशन होता है, एसिडिटी स्टमक की जीआई की बड़ी बड़ी होती है, तो न्यूट्रल और एसिड चीज दो, बेसिक और एसिड चीज दोनों मिल जाए तो क्या होगा, न्यूट्रल, वो सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो नियरली न्यूट्रल या फिर नियरली अराउंड अराउंड न्यूट्रलिटी, ये जो पीएच होगा इस सिस्टम का फॉर्मुलेशन का, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ का भी चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अबोव पीएच 8। ओके, स्पॉइलेज इज रेयर। पीएच 8 से अगर ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा, अबोव। ओके, बिलो नहीं, 8 से ऊपर यानी 1 से 8 तक। ओके, 1 से 8 तक जो पीएच होगा वहाँ पे माइक्रोबियल स्पॉइलेज के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि वो पीएच एसिडिक हो जाता है। ओके, 7 तक न्यूट्रल होता है, 8 स्लाइटली न्यूट्रल, ओके अराउंड न्यूट्रल, और 7 से ऊपर एसिडिक चालू हो जाता है। ओके, फॉर प्रोडक्ट्स विद द लो पीएच लेवल सच एज फ्रूट जूस एंड फ्लेवर्ड सिरप, मोल्ड्स और यीस्ट अटैक इज मोर लाइकली। मतलब क्या होगा, ये जो पीएच होगा, जिनका पीएच लो होगा, ओके, पीएच लो होगा, तो वहाँ पे माइक्रोबियल अटैक भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, इन फूड इंडस्ट्री लो पीएच एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मेडिसिन। मतलब फूड इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि पीएच जो है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, लो पीएच एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, लो पीएच एडजस्टमेंट मतलब न्यूट्रल या फिर बेसिक की तरफ जाते हैं वो। ओके, तो उनका जो पीएच एडजस्टमेंट है, वो फूड फूड स्टफ या फिर वो जो फूड प्रोडक्ट होंगे उसके स्टोरेज के लिए कंपेटेबल होगा, या फिर ओके रहेगा कि ठीक है चलो हो जाएगा। इसमें इसमें फूड प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अवॉइड कर सकता है, या फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज नहीं होगा उसमें। लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता है। हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, या फिर जो किसी भी माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अवॉइड करने की एक एबिलिटी होती है। ओके, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम लो पीएच एडजस्ट करके माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोक नहीं सकते। ओके, द नेक्स्ट इज redox potential. Ability of microorganism to grow in an environment is influenced by its redox potential. Ability of microorganisms to grow in environment is influenced by is redox potential। उनकी जो redox oxidation reduction reaction redox potential जो होगा, ओके, उसके ऊपर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करने की एबिलिटी होती है। Okay. However, if oxygen is present either in dissolved or in undissolved form within the pharmaceutical product, then it will ultimately lead to redox action reaction. This may lead to microbial spoilage of the product. देखो, अगर उस स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन में या फिर सिस्टम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिजॉल्व या फिर अनडिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहा, ओके, तो वो चीज अल्टीमेटली या फिर इनडायरेक्टली अल्टीमेटली रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होने वाली है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है वहां पे, और उस चीज की वजह से क्या होगा कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज भी बढ़ सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज redox potential is a viscous emulsion. Redox potential in a viscous emulsion is found to be quite high due to the appreciably solubility of oxygen in most fat and oils. अभी ये जो विस्कस इमल्शंस होते हैं उनमें रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है, और रिडॉक्स पोटेंशियल अगर हाई हुआ तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने में हेल्प होती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प उस चीज में ज्यादा होती है। ओके,
The next is packing design. Packing should be made in a way to control the entire contamination during both storage and use. मतलब पैकिंग जो होती है किसी भी चीज़ की इस तरीके से करनी चाहिए, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, वो कंटामिनेशन को अवॉइड कर सके, या फिर एंट्री एंट्री जो है कंटामिनेशन की वो अवॉइड कर सकते. ओके. द मोस्ट important dosage form to be protected in the parental drug because of the high risk of the infection by this route. ओके. पैरेंटल डोसेज फॉर्म जो हो गए. ओके. इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा कि जो कंटामिनेशन है वो मोस्टली इसी चीज़ से होता है. ओके. कंटामिनेशन जो है वो इसी चीज़ से होता है. द मोस्ट important dosage form which is parenteral can be highly infected by this route. Okay, by this route. Self sealing rubber closure must be used to prevent microbial entry into multi dose इंजेक्शन कंटेनर. मतलब सेल्फ सीलिंग रबर क्लोजर पता होगी तुम लोगों को. सेल्फ सीलिंग रबर क्लोजर कौन से होते हैं, जो वायल्स होते हैं. ओके. इंजेक्शन के वायल्स होते हैं. ओके. वो होते हैं सेल्फ सीलिंग रबर क्लोजर्स. ओके. सेल्फ सीलिंग रबर क्लोजर्स. ओके. तो इनमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके. कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनमें उनकी उनके माइक्रोब्स की एंट्री के लिए, या फिर उनकी एंट्री प्रिवेंट करने के लिए, ये जो सेल्फ सीलिंग रबर क्लोजर्स है पैरेंटल्स या फिर इंजेक्शंस के लिए, वो यूज होते हैं. ओके. देन वाइड माउथ क्रीम जार्स आर नाउ रिप्लेस्ड विद द नैरो नोजल एंड फ्लेक्सिबल स्क्रू. ओके. कैप ट्यूब्स टू रिमूव द लाइक. ओके. तो अभी जो मार्केट में क्रीम्स वगैरह जो यूज होती है, या फिर क्रीम्स वगैरह जो मिलती है, ओके, उनका क्या होता है कि पहले वाइड माउथ की बॉटल्स थी. ओके. वाइड माउथ की, या फिर जो ओपनिंग था उनका उस बॉटल्स का, वो बड़ा था. तो अभी क्या हुआ है, उनका मॉडिफिकेशन कैसे कर दिया है कि स्क्रू वाले जैसे ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं. ओके. डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, तो उनके 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 जैसे, या फिर वही कंटेनर्स यूज होते हैं अभी. क्यों? क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो कंटामिनेशन है, या फिर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कंटामिनेशन होगा, तो वो अवॉइड करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, या फिर ऐसे कंटेनर्स यूज होते हैं. ओके. नेक्स्ट चीज, कार्डबोर्ड आउटर पैकिंग एंड लेबल्स themselves can be become substrate for microbial attack under the humid conditions. So again, use of such a secondary packing material should also be avoided. मतलब कार्डबोर्ड जो होते हैं, पैकिंग मटेरियल जो होते हैं, लेबल जो होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं, ये भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं. यानी अगर कोई ह्यूमिड कंडीशन प्रोवाइड हो गई, सपोज जैसे ग्लू वगैरह यूज होता है किसी भी पैकिंग मटेरियल में. ओके. ये क्या होते हैं, ह्यूमिड होते हैं. ओके. ह्यूमिडिटी होती है इनमें, तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती है कि ये सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल हो गया, जो अवॉइड जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को बढ़ावा दे सकता है. ओके. तो समझा इतना पार्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट लेंगे, जो है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन. ओके.